हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माफ़ी चाहता हूँ, लगभग 4-5 माह से कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए चैनल में कोई नया वीडियो नहीं आ पा रहा है। अब सारी समस्याएं ठीक हो चुकी हैं, तो अब वीडियो लगातार आएगा। ठीक है, चलिए बेसिकली हम आज बात करते हैं पटवारी, जो 15 मार्च से एग्ज़ाम डेट दी हुई है। तो आई थिंक कि 15 मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पटवारी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिस पे आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको 2 सब्जेक्ट्स की जानकारी देंगे। एक सामान्य प्रबंधन, जिसका वेटेज शायद 25 क्वेश्चंस हैं, और एक सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, जिसका वेटेज भी 25% है। ठीक, अब आप समझिएगा कि 25-25 क्वेश्चंस। आप सामान्य प्रबंधन तो एक कहना चाहिए एक सब्जेक्ट है, एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, जिसमें सामान्य प्रबंधन में 25 क्वेश्चन आना है, लेकिन वही 25 क्वेश्चन आपको जीके में भी आना है। और जीके डिफाइन नहीं है, व्यापम द्वारा को जीके को डिफाइन नहीं किया है। उसमें एमपी भी पूछ सकता है, पॉलिटी भी पूछ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, तो कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने छोटे छोटे वीडियो लाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि आप लोगों का जीके का पोर्शन और सामान्य प्रबंधन का पोर्शन अच्छा जा सके। ठीक, इन वीडियो के अलावा हम अपनी YouTube चैनल पे आज से एक और नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जो केवल सामान्य प्रबंधन के लिए होगी। हमने एक और हमारी टीम ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, एक ऐसा डिसाइड किया है छात्र हित में, कि हम 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक श्रृंखला लेके आए, जो केवल सामान्य प्रबंधन के लिए होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी। हर दिन टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसे करके आप लोगों के सामने मैनेजमेंट के केवल 25 क्वेश्चनों पे डिस्कशन होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि लास्ट 2-3 मंथ से आप जो लोग जहां भी सेल्फ स्टडी से या यूट्यूब से या किसी कोचिंग के माध्यम से मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमारी यदि ये 25 सीरीज वाली श्रृंखला आप देख पा रहे हैं रेगुलर, तो इससे फ़ायदा बहुत बड़ा ये होगा कि आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा। आपने सारी चीज़ें मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पढ़ी हैं। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर टेस्ट में मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हों। तो पर डे आपको एक 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला मिलेगी, जिसका नाम है 25 सीरीज। चलिए, तो आज हम पटवारी विशेष के लिए जीके के लिए लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक, पॉलिटी का एक टॉपिक, संसद। ठीक है, वैसे अगर हम देखा जाए संसद को अगर हम अच्छे से विस्तार से नोट्स बनाएं तो लगभग 6-7 पेज का मैटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से हमने पार्लियामेंट को समझने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आप लोग को भी ये इजीली समझ में आएगा। यदि आपने ये पूरी टेबल याद कर ली तो पार्लियामेंट से रिलेटेड लगभग 35 ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाएंगे। और यदि किसी भी एग्जाम में जीके वाले पोर्शन में पॉलिटी आना है, तो ये एकदम तय है कि पार्लियामेंट से, संसद से लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब समय इतना नहीं है कि विस्तार से आप नोट्स पढ़ें, विस्तार से आप बुक्स पढ़ें। अब समय केवल क्विक रिवीजन का है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है पटवारी की एग्ज़ाम शुरू होने में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं हम पार्लियामेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट। ठीक, संसद या पार्लियामेंट, जिसे हम देश की विधायिका भी कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? कानूनों को बनाना। ठीक, इसका काम क्या होता है? लॉज, कानून को बनाना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट या संसद। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से यही पूछ सकता है कि संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना लेना है, और घबराइए मत यदि ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ राइटिंग या विजुअल इसका कम है, तो हम इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ देखिएगा और एक यहाँ देखिएगा। क्या होता है कि जब कभी हम कोई एग्जाम देते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न हमको एक्चुअल में वो सरल होता नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत सरल है, तो आप यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, संसद के कितने अंग हैं या संसद के कितने सदन हैं। ठीक है,
तो संसद के कितने अंग हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना है। 2, जब कभी बात आए संसद के, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, माफी चाहूंगा, संसद के कितने सदन हैं, तो यहाँ सदन को हाईलाइट करेंगे। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ध्यान रखना है कि वो सदन पूछ रहा है कि अंग पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन करता है संसद के कितने सदन हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम बात करें कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग हैं 3, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये जो टेबल है बेसिकली इन्हीं तीनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके बनाई गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अब ये सब हेडिंग है, इन सब हेडिंग के माध्यम से हमको हर एक अंग के बारे में समझना है। सब हेडिंग में सबसे पहले हमने दिया है अनुच्छेद। सब हेडिंग में सबसे पहले हमने क्या लेके आए हैं, अनुच्छेद। क्वेश्चन जैसे बनता है कि मान लीजिएगा आर्टिकल 80 में किसका प्रावधान है, तो आपको आंसर बनना चाहिए राज्यसभा, ठीक है। तो अनुच्छेद में देखिए राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है, 80, लोकसभा का अनुच्छेद कितना है, 81, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है, 52। यदि क्रमिक अनुसार हमें याद करना है तो 79, 80, 81, 79, 80, 81, ये वाला क्रम हो जाएगा। 79, 80 और 81, ये 79, 80 और 81, क्लियर है। ये दूसरी जो सब हेडिंग गठन, अधिकांश एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता ही है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ या लोकसभा का गठन कब हुआ। तो राज्यसभा के गठन की आपको डेट याद रखना है। राज्यसभा का जो गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952, वहीं लोकसभा का गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952। चूंकि ये संसद के सदन हैं इसलिए इनका गठन हुआ है। जबकि राष्ट्रपति में देखिए हमने डैश लगाया है क्योंकि राष्ट्रपति एक व्यक्तिगत पोस्ट है, उसका गठन नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पहली बैठक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, लोकसभा की पहली बैठक और राज्यसभा की पहली बैठक सेम डेट सेम ईयर पे हुई है, 13 मई 1952, 13 मई 1952, इसमें डैश लगा के छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा अधिकतम सदस्य और वर्तमान सदस्य, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अधिकतम सदस्य और वर्तमान सदस्य, अधिकतम सदस्य का मतलब ये है कि राज्यसभा में या लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान का मतलब ये है कि अभी कितने हैं। तो देखिए जरा, अधिकतम सदस्य की यदि हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 और लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, और यहाँ डैश लगा दिया, इनको भी बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा वर्तमान सदस्य 245 और लोकसभा में 545। इससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आज की डेट में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245, लेकिन 245 से 250 तक बढ़ाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम सदस्य के तहत ये पहले ही प्रावधान कर दिया गया है कि राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। अब देखिए 250 सदस्य हो सकते हैं, बट हैं कितने, 245। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 का। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 5 सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है, रिजर्व हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा में जब भी 245 से 250 सीट करेंगे तो वो जो 5 स्थान हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से ही भरे जाएंगे। मतलब उन 5 स्थानों पे जो राज्यसभा के प्रतिनिधि आएंगे वो स्टेट से ना आके कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरिटरी से। ठीक यहाँ भी देखिएगा अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 है, लेकिन अभी कितने हैं, 545। तो डिफरेंस यहाँ भी क्या आ रहा है, 7 का। तो 7 के लिए भी यही प्रावधान किया गया है कि जो 7 सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटरी के लिए रिजर्व हैं। फिर यहाँ पे डैश करके छोड़ दिया गया है क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत पद है, एक ही व्यक्ति रहेगा, ठीक है। अब अधिकतम सदस्य, वर्तमान सदस्य के बाद आयु सीमा, एज लिमिट, ये 100% एसएससी, रेलवे, व्यापम, पीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आयु सीमा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 ईयर्स एंड राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। तो आई होप कि यहाँ तक कोई परेशानी नहीं जा रही होगी। 30 ईयर्स, 25 ईयर्स और 35 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं चुनाव का, ठीक है, कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसकी प्रक्रिया अभी ना समझ के केवल हमें वन लाइन में क्या देखना है कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यदि कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो बस हम एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव वो जिसमें जनता भागीदार करती है, जनता वोट करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव वो जिसमें जनता वोट न करके जनता के प्रतिनिधि द्वारा वोट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब मतदाता वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वैसे पूरी टेबल को ही आपको याद करना है। मतदाता, क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन वोट करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों में चुनाव कौन वोट करेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक एक शब्द पे गौर करिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य जो होंगे विधानसभा के वही राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग कर पाएंगे। लोकसभा के चुनाव में कौन वोट करेगा, पहली चीज लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है तो डायरेक्ट जनता भागीदारी करेगी और वयस्क मताधिकार मतलब जो वोटर्स की एज होगी वो 18 ईयर्स के प्लस होगी। हाँ, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करिएगा। ये मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी बैच में पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद भी अगर पूछा है तो लगभग 70-80% स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है। या क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह कम थी। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, एक एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। सदन में हमें 3 याद रखना है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। यहाँ विधान परिषद नहीं है। या दूसरी चीज हम ये कहें कि कौन वोट नहीं डालता, हम ये क्यों याद करें, इससे बेटर ये है कि कौन वोटिंग करता है हम उसको याद कर लें। तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि आपने यहाँ निर्वाचित नहीं लगाया और बोल दिया राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य तो आंसर गलत होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की जगह एक कंप्लीट आंसर एक वाक्य में भी बोल सकते हैं, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, फिर यहां देखिएगा मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12। आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, मनोनीत सदस्य 12। और शॉर्ट में हमने ये भी लिख दिया है कि वो 12 जो सदस्य हैं वो किस किस फील्ड के होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन है कि खेल भी इसमें शामिल है। तो खेल यहाँ बिल्कुल शामिल नहीं है और ये कन्फ्यूजन हुआ था 2012 के समय से, जब सचिन तेंदुलकर को 2012 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। तो उनको कला वाले क्षेत्र से किया गया था क्योंकि वो तो एक क्रिकेटर हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में आया कि यार स्पोर्ट या खेल भी हो गया, तो खेल बिल्कुल नहीं है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। लोकसभा में जो मनोनयन का प्रावधान था वो आप सभी जानते हैं, 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाता था और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होते थे। लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया है, तो हमने यहाँ 02 लिखा है और क्रॉस कर दिया है प्रावधान समाप्त, यहाँ पे डैश करके छोड़ देना है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिएगा निर्वाचित सदस्य। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति कंफ्यूजिंग की बन रही है। निर्वाचित सदस्य जैसे 233, 543। ठीक है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 233। तो कैसे, तो मान लीजिए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। अब इसमें निर्वाचित कितने हो रहे हैं, 12। तो 12 निर्वाचित को घटा देने पे कितना आ रहा है, 233। तो ये क्या हो जाएगा, निर्वाचित सदस्य। ठीक, और ये 12 क्यों घटाए थे हमने, मनोनीत सदस्य। क्लियर है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ ये लिखे रहिएगा क्योंकि 2 अगर मनोनीत होते थे तो जो प्रेजेंट मेंबर्स है 545 होते थे,
2 घटा देने पे 543 और यहाँ पे डैश करके छोड़ दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉलम है, सेक्टर है, रो है कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल में हमेशा कंफ्यूजन होता है और वो भी केवल राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा को जब भी आप पढ़ें तो कार्यकाल के संबंध में 4 स्पेशल कॉलम बनाएं। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, स्थायी। राज्यसभा के कार्यकाल का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। और राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। तो यहाँ हमने 2 चीजें लिखी हैं कार्यकाल में। हमने देखो यहाँ 2 चीज मेंशन की है कि यदि कोई पूछे सदन का कार्यकाल, सदन मतलब राज्यसभा का कार्यकाल हमने लिखा स्थायी, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हमने लिखा 6 वर्ष। लोकसभा वाले कॉलम में देखें, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, सदन का 5 वर्ष और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। यहाँ राष्ट्रपति का 5 वर्ष। इसके बाद आगे चलते हैं, गण पूर्ति। ठीक है, गण पूर्ति हमेशा ध्यान रखिएगा 1/10 होती है, पर 1/10 जो होता है वो मैक्सिमम मेंबर्स का होता है, अधिकतम सदस्य का होता है, कुल सदस्य का होता है, वर्तमान सदस्य का नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या लिखा है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं, 250। इसका 1/10 कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इसका 1/10 आ जाएगा 25। और लोकसभा का लगभग कितना आ जाएगा, 1/10, 55। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा, 55। तो गणपूर्ति क्या होती है ये समझिएगा। ठीक, जैसे वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, अब जरूरी तो नहीं कि सेशन कंडक्ट करना है और 245 सदस्य ही आ जाए। तो गणपूर्ति को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी भी सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो सेशन के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में कुल सदस्यों का 1/10 भाग मतलब 25 लोग आ जाएं तो राज्यसभा का सेशन चालू हो जाएगा। ठीक वही संख्या लोकसभा के लिए लगभग 55 है कि 55 लोग अगर आ जाए तो लोकसभा का सेशन चालू हो जाएगा। यदि 25 सदस्यों से कम है या यहाँ 55 सदस्यों से कम है तो राज्यसभा का या लोकसभा का सेशन चालू नहीं होगा। चलिए आगे गौर करते हैं। यहाँ पे गणपूर्ति का कोई रोल नहीं है राष्ट्रपति का। ठीक, फिर विशेष अधिकार। ठीक, देखिए विशेष अधिकार के लिए ये जरूरी होता है कि 2 लोगों में या 2 संस्थाओं में या 2 संगठन में तुलना हो। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा कोई कार्य कर रही है या राज्यसभा को किसी कार्य पर विशेष अधिकार है कि वो कार्य केवल राज्यसभा करेगी, लोकसभा नहीं करेगी, तो वो राज्यसभा का विशेष अधिकार। कुछ कार्य ऐसे हैं जो लोकसभा में संपन्न होते हैं, राज्यसभा से स्टार्ट नहीं होते, तो वो लोकसभा के विशेष अधिकार। ठीक है, तो विशेष अधिकार में देखिएगा राज्यसभा में 2 विशेष अधिकार हैं राज्यसभा के, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। ठीक उसी तरीके से लोकसभा के 2 विशेष अधिकार हैं, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। ठीक, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इनके बारे में आप जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो बताएं, नहीं जानते हैं तो जब भी वीडियो में कभी इसका डिस्कशन आएगा मैं समझा दूंगा, आप कमेंट जरूर करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने केवल लिखा है ताकि ये कॉलम खाली ना जाए, वीटो पावर। जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अधिकार के लिए 2 लोगों में तुलना होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमने विशेष अधिकार राष्ट्रपति को स्पेशली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। वीटो पावर ये लिख लिया है कि हाँ भाई राष्ट्रपति को विशेष अधिकार के रूप में वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रतिनिधित्व। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है तो आंसर क्या होगा, राज्यों का। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है तो आंसर होगा जनता का। राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है तो राष्ट्र का या देश का। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख, हेड ऑफ द हाउस कौन होगा तो राज्यसभा के हेड ऑफ द हाउस को सभापति बोलेंगे, लोकसभा के जो हेड ऑफ द हाउस है उसको अध्यक्ष बोलेंगे। इतना आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रॉपर आप लोग अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। तो मुझे लगता है कि पटवारी में जो जीके वाला पोर्शन है वो कुछ इसी तरीके से ही हमें तैयार करना होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे एमपी हो। तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखिएगा मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जीके का कवर करवाऊंगा।
वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।